नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा का कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर कर लिया था, हम बात कर रहे थे बैंकिंग की और आज है उसमें हमारा लेक्चर नंबर 6। हमने 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर लिया है। आज 6 में क्या होने वाला है सर जी? आज 6 में जो लास्ट लेक्चर पढ़ा, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने पढ़ा व्यवसायिक बैंकों के बारे में, तो आज व्यवसायिक बैंक के बिल्कुल टॉप वाले बैंक की बात कर रहे हैं, व्यवसायिक बैंक के पिताजी की बात कर रहे हैं, जो कि है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, सबसे हेड बैंक किसी भी देश का। फिर केंद्रीय बैंक की परिभाषा क्या होती है वो जानेंगे, फिर भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है उसकी बात करेंगे, और फिर केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है। आज का जो मेन टॉपिक है, जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो केंद्रीय बैंक के कार्य रहेंगे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बेटा सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक जब हम लोग कहते हैं, जैसे देखिए एक आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए, जैसे हम लोग पॉलिटी में पढ़ते ना, एक केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरकार जो केंद्र से मतलब पूरे देश को कंट्रोल करेगी। एक ही सरकार है, वो पूरे देश के लिए होगी, इसलिए हमने उसको क्या कहा? केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार हम कहते हैं। अब एक हमने बनाया केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक किस लिए? कि हमारा जो पूरा बैंकिंग सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए और उसको सही दिशा में ले जाने के लिए चाहिए, तो एक केंद्रीय बैंक बनाया गया। देखिए चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, कोई संस्था हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसको सही दिशा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं एक जगह पावर छोड़नी पड़ती है। ठीक है, एक ना एक जगह पावर उसके हाथ में होनी चाहिए। आज आप लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए पावर किसके पास है? हमारे पास है, टीचर के पास है। नहीं बेटा ऐसा करना, ये करना, ये करना, गलत करोगे तो डांटेंगे भी। ठीक है, सही से नहीं पढ़ोगे तो पिटाई भी हो जाती है स्कूलों में। ठीक है, तो ये सब क्या है? पावर हमारे हाथ में, जिससे कि आप सही दिशा निर्देश में आप जीवन व्यतीत करें, सही दिशा निर्देश में आप चलते रहे। इसी प्रकार से हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम सही से चलता रहे, इसलिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है। ये केंद्रीय बैंक का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में कब आया उसको समझिए। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि 1929 में एक महामंदी आई थी। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा महामंदी के बारे में, ग्रेट डिप्रेशन, हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें आपने पढ़ा होगा। 1929 में एक महामंदी आई। महामंदी का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व में पूरे देश में जो भी वस्तु सेवा उन सबकी कीमतें डाउन हो जाना, उसको मंदी कहते हैं। और उस महामंदी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया बेटा। अमेरिका के काफी जो बैंक है ना वो दिवालिया घोषित हो गए थे, मतलब उनके पास लोगों को चुकाने तक का पैसा नहीं था। हजारों लाखों कंपनियां पूरी दुनिया में बंद हो जाती है। हर देश के जो बड़े बड़े बैंक है वो सारे के सारे बैंक धाराशायी हो जाते हैं। अब ये धाराशायी क्यों हुए? क्योंकि हर बैंक ने क्या करा? अपनी मर्जी से सबको लोन बांटा, अपनी मर्जी से ये भी ले लो, वो भी कर लो, EMI पे खरीद लो, सब कुछ कर लो। मतलब इन बैंकों को, इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कोई संस्था या इकाई नहीं थी। तो 1928-29 के दौर के बाद ये चीज महसूस हुई कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट, एक संस्था होनी चाहिए, जिसको हम लोग केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक कहते हैं। फिर इस दौर के बाद अधिकतर देशों ने क्या करना शुरू करा? अपना केंद्रीय बैंक बनाना शुरू करा। तो उसी केंद्रीय बैंक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक एक अति महत्वपूर्ण संस्था है। तो आज की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, जो मॉडर्न जितनी भी इकोनॉमीज है, उन सब में केंद्रीय बैंक एक अति महत्वपूर्ण संस्था है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। संस्था का अर्थ यहाँ पर हमारे क्या है? ऐसी इकाई है जो कि निर्णय ले सके, जो डिसीजन ले सके। और ये कौन से डिसीजन लेगी? ये आर्थिक डिसीजन लेगी। और आर्थिक में भी बेटा कौन से लेगी? मुख्यतः मौद्रिक जो डिसीजन होंगे, मॉनेटरी जो डिसीजंस होंगे वो होंगे। मौद्रिक डिसीजंस का मतलब होता है, मौद्रिक निर्णयों का मतलब होता है ऐसे निर्णय जो कि मुद्रा से जुड़े हुए हो, जो मनी से जुड़े हुए हो। तो केंद्रीय बैंक का मुख्यतः काम किससे है? मुद्रा से जुड़ा हुआ है, मनी से जुड़ा हुआ है, कि हाँ भाई मनी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होंगे वो कौन लेता है? केंद्रीय बैंक लेता है। भारत को अपना केंद्रीय बैंक सन 1935 में मिला। इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, तो हम अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। कब स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई, पहले ऑफिस कहां पर था, हेडक्वार्टर, फिर बाद में कहां करा, ये सारी बात अभी हम पढ़ेंगे। तो कब स्थापना हो गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो गई थी। और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, तब से हमारा रिजर्व बैंक बड़े ही अच्छे से काम कर रहा है। और बाकी आगे अभी हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और जैसे अमेरिका का है फेडरल बैंक है, इंग्लैंड का भी है बैंक ऑफ इंग्लैंड है। इस प्रकार से हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है।
प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र को नियमित एवं नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य उसका केंद्रीय बैंक का करता है। देखिए, अब किसी भी देश का कोई भी केंद्रीय बैंक होगा, उसका क्या काम होगा, बैंकिंग एवं मौद्रिक क्षेत्र को, ठीक है, बैंकिंग से जुड़े हुए सारे काम और मौद्रिक क्षेत्र मतलब मुद्रा से जुड़े हुए सारे काम। अब देखो, मुद्रा से ही बैंक जुड़े हुए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बैंकिंग अगर आप आई है, बैंक क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग साख का सर्जन करते हैं, लोगों को उधार दे पाते हैं, और ये जो उधार वाला जो काम है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में तो होता नहीं था, वो तो मुद्रा में होता है, मनी में होता है। तो मतलब जो बैंक स्थापित हुए हैं वो मुद्रा के कारण हुए, मनी के कारण हुए। और अगर कोई संस्था मुद्रा को कंट्रोल कर रही है, मौद्रिक क्षेत्र को कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो बैंक को भी कंट्रोल करेगी। तो बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र को नियमित करना, रेगुलेट करना, क्या भैया इतना होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, इतने ब्याज पर आप लोगों को पैसा दोगे, इतना ब्याज लोगे, और उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। नियमित में क्या होता है बेटा, रेगुलेट करने वाली सी बात है, दिशा निर्देश कि हाँ भाई ऐसा कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। नियमित समय समय पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नियंत्रित में आता था पूरा कंट्रोल कि उनके हिसाब से चलना होगा। तो यही काम कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। हर देश में एक ही केंद्रीय बैंक होगा, एक से अधिक नहीं होते, ठीक है, एक है इसीलिए वो केंद्रीय बैंक है। ये मैंने आपको भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो उसकी एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। ये बिहार का जो वहां का रीजनल ऑफिस है उसकी तस्वीर है। ओके, ये देश में सुस्थिर आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अब क्या क्या करता है, सुस्थिर आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास की जिम्मेदारी लेता है कि आर्थिक विकास होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ये आर्थिक विकास किस प्रकार से, आर्थिक विकास में ये लोग देखते हैं कि भैया हमने बैंकों को पैसा दिया। अब बैंक क्या करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं, बिल्कुल सबको अमीर ही अमीर लोगों को पैसा देते हैं। तो केंद्रीय बैंक चेक करता है, भाई तुमने कितने गरीबों को पैसा दिया, किसानों को भी तुम पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उद्योग वालों को पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, सेवा क्षेत्र वालों को पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। आर्थिक विकास के लिए इस क्षेत्र को पैसा तो ज्यादा जरूरी है। तो आर्थिक विकास का पूरा पूरा ध्यान जो रखता है वो केंद्रीय बैंक रखता है। और कैसा आर्थिक विकास, स्थिर आर्थिक विकास। ऐसा नहीं है कि हम एक बार तो बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच जाए और एक बार बिल्कुल ही गिर जाए, ऐसा नहीं। स्थिर विकास लगभग हमेशा चलता रहना चाहिए, और सुविकास होना चाहिए, मतलब अच्छा वाला विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है गलत तरीके से विकास करने लगे, अच्छा विकास होना चाहिए, इसलिए कहा गया सुस्थिर आर्थिक विकास। उसके बाद पूर्ण रोजगार मिलना चाहिए, 100% एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, आय मिलेगी, और आय मिलेगी तो वो वस्तु और सेवाओं की मांग करेंगे, और वस्तु और सेवाओं की जब वो मांग करेंगे तभी तो और चीजों का उत्पादन होगा, और तभी और चीजों का उत्पादन होगा तो फिर और लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो और पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पूर्ण रोजगार का भी ध्यान रखते हैं। फिर मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता का यहाँ पर अर्थ यह है, जैसा आपने सुना होगा कि $1 80 रुपये 82 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो रुपया है वो थोड़ा सा कमजोर है, मतलब हमें $1 को खरीदने के लिए 80 रुपये 82 रुपये देने पड़ते हैं। तो मूल्य थोड़ा स्थिर रहे, ठीक है, यूं बार बार में जो मूल्य की जो वैल्यू है वो ना गिरे, मतलब हमें डॉलर की तुलना में ज्यादा पैसा ना पे करना पड़े। सुदृढ़ भुगतान संतुलन, और हम आगे जाकर के भुगतान संतुलन पढ़ेंगे। इसी किताब के आखिरी के अध्याय में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, भुगतान संतुलन की। भुगतान संतुलन में क्या है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम बात करते हैं आयात और निर्यात की। आयात वह वस्तुएं होती हैं, वह सारे सामान होते हैं जो हमने खरीदे हैं, विदेशों से खरीदे, आया हमारे पास आया तो वो आयात है। निर्यात मतलब हम लोगों ने दुनिया को बेचा है। अगर हमारा निर्यात ज्यादा हो और आयात कम होता है तो मतलब देश लाभ में है, प्रॉफिट में है, क्योंकि हमने दुनिया को ज्यादा बेचा मतलब हमारे पास ज्यादा पैसा है, और हमने कम खरीदा मतलब कम पैसा खर्च करा। पर अगर हमारा आयात अगर ज्यादा हो और निर्यात अगर हमारा कम हो मतलब हम घाटे में हैं, हम लॉस में। तो इसको भी जो कंट्रोल करने का काम होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का होता है। अब हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई मौद्रिक नीति हो गई, कोई वित्तीय नीति हो गई, इस प्रकार की अगर कोई भी नीति बनानी होती है तो देश का केंद्रीय बैंक और देश की केंद्र सरकार बैठ करके बनाती है। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय बैंक कुछ भी निर्णय ले लेगा, क्योंकि जो भी केंद्रीय बैंक होता है वो सरकार के कंट्रोल में होता है। आज हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो देश की सरकार, केंद्र सरकार के अधीन है, उनके कंट्रोल में है। तो सरकार को जब भी उनकी आवश्यकता महसूस होगी वो उनको बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे और पूछेंगे कि अब हमें देश के लिए कौन सी नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैठे हैं वो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट के बड़े बड़े अर्थशास्त्री वहां पे बैठे, तो उनसे राय मशवरा कर करके सरकार नीतियां बनाती है। ओके, केंद्रीय बैंक सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करता है। तो केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, जितने भी बैंक हैं और जो बाकी कोई भी वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था का मतलब क्या होता है, ऐसी संस्था है जो उधार देने का काम करती हो, ठीक है। तो बैंक और वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करने का काम केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक करता है।
अब बात करते हैं केंद्रीय बैंक की परिभाषा कि गुरुजी अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है कि भैया व्हाट इज सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक क्या होता है, तो हम क्या परिभाषा लिख करके आएंगे, हम टीचर को क्या बता करके आएंगे, तो वही परिभाषा आप लोगों के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की वह शीर्ष संस्था है जो मौद्रिक व बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत होती है। तो केंद्रीय बैंक किसी भी देश की, ठीक है, वह शीर्ष संस्था है। शीर्ष संस्था का मतलब क्या होता है, टॉप, सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, सबसे टॉप संस्था है जो क्या करेगी, मौद्रिक और बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करेगी। मतलब मुद्रा और बैंकिंग से जुड़े हुए जितने मैटर है उन सबको कंट्रोल करने का, उनके लिए नीतियां बनाने का, पॉलिसी बनाने का काम यह संस्था करती है। ऐसी संस्था को केंद्रीय बैंक कहते हैं। और इनको कंट्रोल करने वाली सबसे टॉप की संस्था होगी, सबसे बड़ी संस्था होगी, इससे ऊपर और कोई भी संस्था नहीं होगी। तो ऐसी संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। और ये क्या है, ये अधिकृत है। अधिकृत का मतलब क्या होता है, ऑथराइज्ड होता है बेटा। अधिकृत का मतलब होता है ऑथराइज्ड करा हुआ है। और ऑथराइज्ड कौन कर रहा है, देश की सरकार कर रही है कि हाँ भैया कि मौद्रिक और बैंकिंग क्षेत्र में अगर जो भी डिसीजन लेना होगा, जो भी नीतियां बनानी होगी, वो कौन बनाएगा, केंद्रीय बैंक बनाएगा। केंद्रीय बैंक को हम ये पावर देते हैं। मतलब अधिकृत किसके द्वारा करा जा रहा है, सरकार के द्वारा करा जा रहा है। सरकार इस संस्था को घोषित कर रही है कि हाँ भैया इस क्षेत्र में सबसे जो टॉप की ऑर्गेनाइजेशन है वो यही होगी, इसी के निर्णय मान्य होंगे। ओके। केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश का शीर्ष एपेक्स बैंक होता है। तो किसी भी देश का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च बैंक होता है, सबसे ऊपर वही बैंक होता है, फिर सारा बैंकिंग सिस्टम उसके नीचे ही चलता है। तो ये केंद्रीय बैंक की परिभाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपको केंद्रीय बैंक की परिभाषा लिखनी है। ओके। अब हम बात करते हैं हमारे भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आप सुनते भी होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने नोटों पर भी जब भी नोट खोलते हैं तो उस पर लिखा हुआ आता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वह संस्था है जो बहुत सारे काम करती है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। अब इस केंद्रीय बैंक की स्थापना कब और कैसे हुई, आइए जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में बैंक के रूप में इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। प्रारंभ है इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। देखिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 लेकर के आया गया था सरकार के द्वारा कि मतलब 1934 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पास कराया गया। और उस अधिनियम के तहत यह था कि भैया एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करी जाएगी, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाएगा। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित करने में डॉक्टर अंबेडकर की किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, उस किताब का भी एक बड़ा योगदान माना जाता है। और इस बैंक की जो स्थापना करी गई वो 1 अप्रैल 1935 को करी गई। परंतु जब इस बैंक की स्थापना करी गई थी तो ये बैंक दूसरे बैंकों की तरह ही था, जैसे कि लोगों से जमा भी स्वीकार करता था, उधार देने का भी काम करता था। परंतु इसके 2 विशेष काम थे जिसके कारण इसको केंद्रीय बैंक कहा गया। पहली बात तो ये थी कि जितना भी उद्योग क्षेत्र है उसको नियंत्रित करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। और दूसरा, जब सरकार को इसकी आवश्यकता होगी ये सरकार की मदद करेगा। सरकार की मदद करने का बात यह है कि अगर सरकार को एडवाइस की जरूरत है कि हम क्या करें क्या नहीं करें तो उसमें एडवाइस करेगा। दूसरी बात, जब सरकार बोलेगी नोट छापो तो ये नोट छापेगा। मतलब अगर मैं कहूं 1935 में जब हमारा भारतीय रिजर्व बैंक बना है तो अन्य बैंकों की तरह है, परंतु उसके पास 2 बड़े विशेष पावर थे कि एक तो उद्योग क्षेत्र को कंट्रोल करना और दूसरा सरकार का बैंकर बनकर के रहना। मतलब सरकार जब एडवाइस मांगे, सलाह मशुरा करे तो सलाह मशुरा सरकार को दो, और सरकार जब एक्स्ट्रा पैसा छापने को बोले तो एक्स्ट्रा पैसा छापो। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हो गई थी। और शुरुआत में जो इसका कार्यालय था वो कहां पे था, कलकत्ता में था। तो जो मेन ऑफिस, जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर या जिसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वो कब से कब तक होता है बेटा, 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है कि 1 अप्रैल से सारे नए खाते चालू होंगे और 31 मार्च को सारे खाते बंद हो जाएंगे, सब क्लोज हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो बजट भी आता है वो फरवरी में आता है। 1 फरवरी को बजट आएगा, फरवरी मार्च में उसमें संसद में डिस्कशन चलती है और फिर अप्रैल से वो नया बजट देश में लागू हो जाता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अगर कोई भी पूछ ले वित्तीय वर्ष कौन सा होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। कभी मत कहना 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर, उसको काट दिया जाएगा। तो शुरुआत में कार्यालय कहां पर था, कलकत्ता में था। उसकी तस्वीर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता, ठीक है। अप्रैल 1, 1935 को स्थापना करी गई थी। परंतु फिर बाद में इसका कार्यालय शिफ्ट कर दिया गया कहां पर, 1937 में बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया।
बॉम्बे पहले बेटा पूरा प्रांत था, पूरा एक स्टेट था, ठीक है, पूरा स्टेट था। फिर बाद में अब मुंबई एक शहर है, ठीक है। तो ये जो बॉम्बे पूरा प्रांत हुआ करता था, पूरा जो स्टेट हुआ करता था, उसको 1960 में दो भागों में बांट दिया गया। एक मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया और एक गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बनाया गया। और फिर महाराष्ट्र के पास एक शहर आया मुंबई, जिसको आज हम मुंबई बोलते हैं। तो बॉम्बे और मुंबई में अंतर है, तो बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आज इसका जो मेन ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है? मुंबई में है। ओके, तो पहले शुरुआत में कलकत्ता में था, पर अब आज कहां पर है? मुंबई में बोलेंगे। तत्पश्चात 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, तक ये निजी स्वामित्व में था। सन 1949 में इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए, जब ये शुरुआत में बना तो ये निजी स्वामित्व में था, एक तरीके से एक प्राइवेट ओनर था, सरकार के कंट्रोल में नहीं था। मैंने आपको क्या बोला कि जब ये बैंक बना था तो ये सारे वैसे ही काम करता था जैसे दूसरे बैंक करते हैं, लोगों से जमा लेना। अब आज हमारा केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोगों के जमा स्वीकार नहीं करेगा। क्या आपका मन हो रहा है और आप गए केंद्रीय बैंक में खाता खुला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और 100 रुपए जमा करा करके आ रहे हो, 50 रुपए जमा करा करके आ रहे हो, नहीं, वो आपके जमा स्वीकार नहीं करेगा। आप बैंकों के पास जाओ और फिर बैंकों से वो ले सकता है, आपके डायरेक्ट नहीं करेगा। वो पब्लिक से डील नहीं करता है, केंद्रीय बैंक अब पब्लिक से डील नहीं करेगा, वो सीधा बैंकों से डील कर सकता है, ठीक है। पर पहले उस समय यह था कि भाई जनता के जमा स्वीकार कर रहा है, जनता को लोन दे रहा है, परंतु दो उसके पास विशेष बातें थी कि एक तो उद्योग क्षेत्र को कंट्रोल करना और दूसरा सरकार का बैंकर बनकर के जैसा सरकार बोलेगी वो वैसा करेगा। फिर 1950 तक आते आते हम 1947 में हम आजाद हो गए, तो 1949 में सरकार ने इसका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हो गया कि ये अब सरकार का है, अब ये सरकार के अधीन रहकर के काम करेगा। और कब करा गया बच्चों? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक बना करके उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसको नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब वो सरकार के अंडर कंट्रोल में आ गया। और फिर उस दिन से लेकर के आज तक सरकार के अधीन होकर के ही केंद्रीय बैंक काम करता जा रहा है और देश को निरंतर आगे बढ़ाता जा रहा है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की कहानी। अब हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य। हमने जान लिया कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, हमने ये भी जान लिया कि केंद्रीय बैंक की परिभाषा क्या है, हमने ये भी जान लिया कि हमारा देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है। और अगर आप इनके से एग्जाम में भूल भी जाओ कौन सा है, तो 10 का 20 का जो भी नोट आपके पास हो वो नोट निकालना और उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ हो वो नाम लिख देना कि हाँ भैया भारतीय रिजर्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है। चलिए, अब कोई भी जो संस्था है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कुछ भी हो, उसके कुछ ना कुछ कार्य है, कुछ ना कुछ फंक्शन है। उसको स्थापित इसलिए करा गया है कि उसकी कुछ आवश्यकता है और उन आवश्यकता को पूरा करे, वो कार्य पूरा करे। तो ये केंद्रीय बैंक के से क्या कार्य हैं जिन पे हम आज पढ़ रहे हैं? सबसे पहला करेंसी का निर्गमन, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब करेंसी को छापना, करेंसी को बनाना, करेंसी को जारी करना। बैंकों का बैंक एवं नियंत्रण करता, तो बैंकों का बैंक है, मतलब जितनी ये सारे बैंक आप देखते हो इनका भी बैंक है वो, ठीक है, सबसे बड़ा बैंक वही है और उनको कंट्रोल करने वाला भी है। सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार, सरकारी बैंकर है। जैसे हमारे खाते क्या है, इनमें है एसबीआई में, केनरा में, एचडीएफसी में, एक्सिस बैंक में। हमारे जनता के खाते किसमें है? इन बैंकों में। और सरकार के खाते किसमें है? केंद्रीय बैंक में। केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का जो खाता है, अकाउंट है, वो उसमें है। अंतरराष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षण, आपको डॉलर, यूरो, जो भी नोट आएंगे देश में वो पहले सारे कहां जमा होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होंगे, वही संभाल के रखेगा उसको। अंतिम ऋणदाता है, अंतिम ऋणदाता मतलब आखिरी व्यक्ति है जो लोन दे सकता है। किसको दे सकता है वो भी हम जानेंगे। केंद्रीय समाशोधन, समाशोधन का मतलब होता है सेटलमेंट करने वाला, किसका सेटलमेंट कर रहा है वो भी देखेंगे। और फिर है साख का नियमन एवं नियंत्रण। बच्चों देखो, साख का नियमन मतलब जो उधार दिया जा रहा है, जो क्रेडिट कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा या व्यावसायिक बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है, उसको नियमन करना, उसको रेगुलेट करना और उस पर कंट्रोल करना। ये वाला जो सातवां जो इसका फंक्शन है ना बेटा, जो सातवां कार्य है, ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम बिल्कुल भी आज नहीं पढ़ेंगे। ये हम बिल्कुल इस पे एक स्पेशल लेक्चर लेकर के आएंगे, ठीक है, अलग से इस पे लेक्चर बनाएंगे। तो अब भी जो हमारा लेक्चर चल रहा है, इसके बाद तो हम पढ़ेंगे कि जो व्यावसायिक बैंक साख सर्जन करते हैं, वो जो साख का निर्माण कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय बैंक उस साख का नियमन या नियंत्रण कैसे करता है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अब भी हम इसको कवर नहीं करेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट है, किस प्रकार से कंट्रोल करता है, उससे आपको पूरा अच्छी जानकारी होगी। और इसमें यह भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से केंद्रीय बैंक महंगाई को रोकने में भी भूमिका निभाता है और मंदी को ठीक करने में भी भूमिका निभाता है। हर देश की अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य होता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था हो वो संतुलित हो। मतलब क्या है, ना तो महंगाई हो ना मंदी हो,
मतलब ना तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में हर वस्तु की ही कीमत बहुत ही आसमान छू ले, ऐसा भी नहीं हो, और ऐसा भी नहीं हो कि हर वस्तु की कीमत बिल्कुल गिर जाए। अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसे हम महंगाई बोलेंगे, और वस्तु की कीमत बिल्कुल गिर गई तो हम उसको मंदी बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको बैलेंस कर करके रखने वाला काम जरूरी होता है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर तो एक लेक्चर बनता है। ओके, और आप क्या चाहते हो, जनता क्या चाहती है, वो बता दीजिएगा। बाकी ये जो 6 टॉपिक्स हैं वो हम आज अभी कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है करेंसी का निर्गमन, या इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं इश्यू ऑफ करेंसी। इश्यू ऑफ करेंसी। देखिए, अब करेंसी में आप सभी को पता है करेंसी क्या है। नोट और जो हमारे सिक्के हैं हम उसको करेंसी कहते हैं। आज मॉडर्न टाइम में नोट को, सिक्कों को और जो बैंकों के पास डिपॉजिट है, इन सबको मिलाकर करके हम लोग करेंसी कहते हैं। अब इस करेंसी को जारी करने का जो काम होता है वो किसका होता है, केंद्रीय बैंक का होता है। देखो, ये जितने भी काम हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक ही कर रहा है। हर देश के केंद्रीय बैंक के लगभग यही काम होते हैं। हर देश का केंद्रीय बैंक यही कर रहा है। हर देश के केंद्रीय बैंक अपने देश में अपनी मुद्रा, अपनी करेंसी को जारी करता है, छापने का काम उसके पास रहता है। केंद्रीय बैंक वैधानिक रूप से देश की मुद्रा, नोट का निर्गमन एवं संचालन का कार्य प्रमुख रूप से करता है। तो केंद्रीय बैंक वैधानिक रूप से मतलब कानूनी रूप से, इलीगल नहीं है, कानूनी रूप से सरकार ने बाकायदा एक्ट में कह रखा है कि ये काम आपका है, काम बता रखे हैं सरकार ने। तो कानूनी रूप से देश की मुद्रा, नोट का निर्गमन एवं संचालन का कार्य प्रमुख करता है। मतलब मुद्रा को निर्गमन, उसको इश्यू करना, उसको जारी करने का काम करता है, और उसको संचालन करने का भी कितनी मुद्रा गई है, कितनी नहीं है, वापस लो, इतनी वापस भेजो, ठीक है, ये काम उसका है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में लिखा गया नोट, ठीक है, नोट का छापने का काम करता है ये, सिक्के बनाने का नहीं। और नोट भी कहां से कहां तक के बच्चों, नोट रुपए 2 से ऊपर के जितने भी नोट है, 2 रुपए का नोट भी होगा तो कौन छापेगा, केंद्रीय बैंक छापेगा हमारे इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा। 500 का भी होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा। 2000 का भी होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा। 5000 का नोट भी बन जाए ना तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा। 2 रुपए से लेकर करके उससे ऊपर के जितने भी नोट है वो कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। और उस पर एक व्यक्ति के साइन होते हैं, जिस व्यक्ति को कहा जाता है गवर्नर। अब ये वो पॉलिटी वाले गवर्नर नहीं है, ये राज्यपाल नहीं है, इनको हिंदी में भी गवर्नर ही कहा जाएगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड होते हैं, और उस हेड को जो नियुक्त करने का काम होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। सरकार नियुक्त करती है कि हाँ भैया आज से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड है। अब आज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि हमारे अब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये नोट की एक तस्वीर बता रहा हूं, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये 100 का नोट है। 100 का नोट कौन छापेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा, ठीक है। और उसमें नीचे जो है गवर्नर का लिखा हुआ रहता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इंग्लिश में लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। और फिर नीचे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की तरफ, ठीक है, उनके हस्ताक्षर होंगे। तो वो हस्ताक्षर करेंगे और फिर वो नोट जारी कर दिए जाएंगे। रुपए 2 से लेकर करके उससे ऊपर वाले सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, उस पर हस्ताक्षर होते हैं उसके गवर्नर के। परंतु 1 रुपए का जो नोट है वो जारी करती है भारत सरकार। कौन जारी करता है, भारत सरकार जारी करती है। और उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे, उस पर हस्ताक्षर गवर्नर के नहीं होंगे, प्रधानमंत्री के नहीं होंगे, वित्त मंत्री के नहीं होंगे, वित्त सचिव के होंगे। किसके होंगे, वित्त सचिव के होंगे। बच्चों, जितने भी मंत्री हैं उन सबको सचिव अलॉट होते हैं। सचिव का मतलब एक तरीके से सेक्रेटरी है। ये सेक्रेटरी वो वाले नहीं है कि हाँ सर आपका आज 5 बजे वहां मीटिंग है, 2 बजे वहां मीटिंग है, ये वो वाले सचिव नहीं है। ये सारे के सारे IAS अधिकारी हैं, ये सारे के सारे कोई बड़े बड़े वो अर्थशास्त्री हैं, अपनी फील्ड के बड़े नॉलेजेबल पर्सन है ये लोग। तो सरकार उन लोगों को नियुक्त करती है जिससे कि समय समय पर वो सरकार को क्या करे, गाइड करे कि हाँ सर मैम ऐसा काम करिए। क्योंकि जो नेता हमारे बनते हैं उनके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं कि भाई साहब आप अगर ये वाली डिग्री आपने इकोनॉमिक्स में कर रखी है तो ही आप फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हो, वित्त मंत्री बन सकते हो, नहीं ना, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई भी बन सकता है। परंतु अब देश को चलाने के लिए सही गाइडेंस की तो आवश्यकता होती है। तो इसलिए IAS हो गए या बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है उन लोगों को क्या है, एक प्रकार से उस मंत्रालय में मंत्री का एक तरीके से असिस्टेंट बना करके, एक प्रकार से उसका गाइडेंस दे करके, हाँ साहब आप आज से इन मंत्री के एडवाइजर हो। उसको हम जो वित्त मंत्री का एडवाइजर मान सकते हैं, जो कि वित्त सचिव होगा, जो कि बहुत बड़ा अधिकारी होगा, ठीक है, बहुत बड़ा अधिकारी, खूब उसके पास पावर है, ठीक है, खूब पावर होगी, वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है, भारत सरकार जारी करती है। हस्ताक्षर किसके होंगे, वित्त सचिव के होंगे। आप लोगों के पास 1 रुपए का नोट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। और बाकी सारे सिक्कों का काम सरकार ने संभाल रखा है।
भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, जिसमें नोटों में एक रूपता तथा विनिमय में सुविधा बनी रहती है। एकाधिकार होता है, ठीक है। हमारे भारत में नोट छापने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एकाधिकार है, एक का ही अधिकार है और किसी का नहीं है, और कोई नहीं छाप सकता। ऐसा कि कल को मेरी मर्जी में छाप लिया, आपकी मर्जी हुई आप छाप ली, उसकी मर्जी हुई वो छाप ली, नहीं। एकाधिकार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा, वही पूरे देश में नोट जारी करेगा, वही पूरे देश के लिए नोट छापेगा। ये काम क्यों करा? जिससे कि हमारे करेंसी में एक रूपता बनी रहे, मतलब एक जैसी सेम करेंसी चलती रहे, और विनिमय में सुविधा हो जाए, मतलब लेन देन करने में आसानी हो जाए। अब जैसे मान लो कि राजस्थान में नोट और कोई छाप रहा है, महाराष्ट्र में नोट और कोई छाप रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नोट और कोई छाप रहा है, तो फिर तो ऐसा होता मुझे राजस्थान से मध्य प्रदेश जाने के लिए भी क्या है, पहले तो वहां जाकर के नोट चेंज करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरे देश में एक प्रकार की करेंसी चले, इसलिए क्या है, जो नोट छापने का काम है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रहेगा। इसके और भी कारण है कि महंगाई को, मंदी को कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है कि ये एकाधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहे। ये सब आपको और भी धीरे धीरे आगे आगे समझते हुए भी आएगा, और समय के साथ भी आप इन चीजों को धीरे धीरे समझ जाएंगे। ओके, तो ये जैसे 500 का नोट है, और छापने का किसका काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। और करेंसी का निर्गमन, ये एकाधिकार हर देश में केंद्रीय बैंक के पास ही रहता है। हर देश में केंद्रीय बैंक ही पूरे देशों के लिए नोट छापने का काम करता है। अब हम बात करते हैं उच्च शक्ति द्रव्य या हाई पावर्ड मनी, इसको कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है? हाई पावर्ड मनी, ठीक है, हाई पावर्ड मनी, ठीक है। ये हाई पावर वाली गोलियां नहीं है, हाई पावर मनी है ये। उच्च शक्ति द्रव्य केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी, जो करेंसी, जो नोट किसने जारी करे हैं? केंद्रीय बैंक ने करे हैं। जनता के पास हो सकती है अथवा व्यावसायिक बैंकों के पास, ठीक है। तो भाई देखो, ये नोट किसके पास हो सकते हैं? तो जनता के पास होंगे। अब जनता में सब है, उद्योगपति भी जनता में है, गरीब भी जनता में, सब जनता में। और या क्या व्यावसायिक बैंकों के पास हो सकते हैं? मतलब या तो हमने क्या है, जनता ने डिपॉजिट करा रखे हैं बैंकों में, डिपॉजिट विद बैंक, प्लस हेल्ड बाय द पब्लिक, और या पब्लिक ने अपने पास रख रखे हो, घरों पे रख रखे हो। तो ये दो प्रकार से पैसा हो सकता है। तो ये दोनों को मिलाकर के हम इसको क्या कहते हैं? हाई पावर मनी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए उच्च शक्ति द्रव्य किसको कहा जाता है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा जो निर्गमित करेंसी है वो या तो जनता के पास होगी या व्यावसायिक बैंकों के पास होगी। इसी को उच्च शक्ति द्रव्य कहा जाता है, अथवा रिजर्व द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजर्व द्रव्य, अथवा मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। मौद्रिक आधार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह साख निर्माण के आधार के रूप में मुख्य कार्य करता है। तो साख निर्माण, उधार देने में, क्रेडिट क्रिएशन करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। क्योंकि ये जो पैसा बैंकों के पास है, बैंकों के पास पैसा है, और फिर इसी को दूसरे को उधार देकर के क्या है, बैंक पैसा कमाते हैं, तो साख का सर्जन भी हो रहा है। तो उच्च शक्ति द्रव्य इसको कहा गया है। अब है बैंकों का बैंक एवं नियंत्रण करता, ठीक है। रिजर्व बैंक या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वहां के सभी बैंकों का बैंक होता है, मतलब सबसे बड़ा बैंक है भैया ये। बैंकों का भी बैंक है, जितने भी बैंक आप देखते हो ना हमारे देश में, उन सबसे बड़ा बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इन सभी बैंकों का नियंत्रण करता भी है, मतलब उन पर कंट्रोल करने वाला जो बैंक है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के समस्त वित्तीय क्रियाकलापों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। तो केंद्रीय बैंक के जितने भी व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक आप देखते हैं, उनके समस्त वित्तीय क्रियाकलाप, मतलब वो क्या कितना ले रहे हैं, जनता से कितना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब का नियमन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, और उस पर नियंत्रण भी रखता है, कंट्रोल भी रखता है। सभी व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। तो जितने भी व्यावसायिक बैंक है उनके पास टोटल जितना भी जमा है उसका एक निश्चित प्रतिशत किसके पास रखना होगा? केंद्रीय बैंक के पास रखना होगा। याद करो पुराने लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था CRR और हमने पढ़ा था SLR, और इन दोनों को मिलाकर के पढ़ा था LRR। तो कुछ भाग ऐसा होता है जो कि केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है, जिसको CRR, और जो कुछ भाग ऐसा जो खुद के पास रखना होता है उसको SLR कहा जाता है, और दोनों को मिलाकर के LRR कहा जाता है। तो कुछ एक निश्चित प्रतिशत जो भाग है वो किसके पास रखना होगा? केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना जरूरी है, ऑप्शन नहीं है, जरूरी है। कानून का रूल है कि भाई
जो भी बैंक होगा उसका कुछ परसेंट किसके पास होगा, केंद्रीय बैंक के पास होगा। इस सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आज मेरा खाता किसी बैंक में है, आपका खाता किसी बैंक में, किसी दूसरे व्यक्ति का खाता किसी बैंक में। आज जब हम अकाउंट खुलाने जाते हैं तो हमारे बैंक वाले क्या कहते हैं, भैया आपको 500, 1000, 2000 रुपए मिनिमम है, इतना तो बैंक में रखने पड़ेगा। ये बात एक अलग है कि जनधन योजना के तहत जो भी खाते खोले गए उनको जीरो बैलेंस पे खोला गया, परंतु एक नॉर्मल रूल को समझते हैं कि हाँ भैया बैंक ने बोला सर 1000 रुपए जब तक नहीं निकालोगे जब तक आप बैंक अकाउंट क्लोज नहीं करवाते। मैंने बोला ठीक है भैया। तो अब हम बैंकों के पास जाते हैं, बैंकों ने हमारे साथ ये करा। अब इन सभी बैंकों का खाता कहां पर है, केंद्रीय बैंक में। तो केंद्रीय बैंक ने बोला आ जाओ, देखो इतना पैसा तुम्हें मेरे पास ही रखना पड़ेगा। बोले अच्छा ऐसा क्यों, बोले तुम भी तो जनता के पास रखते हो, है ना, चलो तो इतना पैसा यहाँ पे ला देना। तो उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। इसको सीआरआर, एसएलआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सीआरआर क्या है, ये वो रेट है, ये वो परसेंट है कि कितना परसेंट टोटल जमा का बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखेगा, कितना अपने पास रखेगा। और ये रेट भी तय कौन करेगा, केंद्रीय बैंक तय कर रहा है कि हाँ भाई इतना परसेंट रखना है, इससे कम नहीं। ये सारी कहानी हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने में बड़ी भूमिका निभाती है। ये सीआरआर, एसएलआर जो मैंने बोला ना, साख का नियमन एवं नियंत्रण वाला जो कार्य है, जिसके लिए हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, अलग से लेक्चर लेंगे, तो उस वाले लेक्चर में सीआरआर, एसएलआर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी बेटा। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सीआरआर, एसएलआर। देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय बैंक समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। बैंकों के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने में यह निर्णयकर्ता की भूमिका अदा करता है। तो देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए, मतलब और बेहतर बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। आपको ऐसा काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, इससे और भी बेहतर हो सकता है। और बैंकों के मध्य अगर कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसको निपटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए निर्णयकर्ता की भूमिका निभाता है, मतलब डिसीजन लेने वाला जो होता है वो यही होता है। केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग ग्राहकों के हितों को भी संरक्षण करता है। तो अब केंद्रीय बैंक क्या है, अब आप देखा कुछ बैंक क्या होते हैं कि किसी उद्योगपतियों को, अमीरों को इन्हीं को ही लोन देने का काम करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं, ग्राहकों के हितों का भी ध्यान रखता है केंद्रीय बैंक। नहीं, कस्टमर्स का भी ध्यान रखो। आप गरीब तबके के व्यक्ति को भी दो, किसानों को भी दो, दलितों, पिछड़ों को भी दो, महिलाओं को भी दो, जिससे कि उनका भी विकास हो सके। हमने बोला ना, आर्थिक विकास करना इसकी जिम्मेदारी होता, तो आर्थिक विकास में सभी का विकास हो, तो ग्राहकों के हितों का संरक्षण करना भी इनका काम है। भारत में रिजर्व बैंक ग्राहकों से सीधे शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित बैंक को दिशा निर्देश जारी करता है। और अगर डायरेक्टली कोई कस्टमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लेंट कर देता है कि साहब ये फला फला बैंक है और ये सही से काम नहीं करता, ये डिपॉजिट ये इस प्रकार से चीटिंग कर रहा है और कर रहा है, तो संबंधित बैंक, जिस भी बैंक की कंप्लेंट करी गई है, उसको कुछ दिशा निर्देश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी कर देता है। क्यों जारी कर रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि भैया तुम सारे बैंक जितने भी हो उनका हेड मैं हूं और मैं आपको कभी भी कोई भी आदेश जारी कर सकता हूं। फिर बात करते हैं सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार। देखिए, अब आज मेरा बैंकर कौन है, मैंने जिस बैंक में खाता खुला रखा है, ठीक है, मुझे अगर कभी भी मुद्रा से जुड़ी हुई या किसी भी प्रकार की वित्तीय फाइनेंस से जुड़ी हुई अगर कोई भी एडवाइस लेनी होगी तो मेरे बैंक से बेहतर ऑप्शन मेरे पास कोई नहीं है। तो वो बैंक मेरा बैंकर है, वो बैंक मेरा सलाहकार है, मुझे समय समय पर मुद्रा और इनसे जुड़ी हुई सलाह देगा, एडवाइस देगा। और वो मेरा क्या है, एजेंट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, व्यावसायिक बैंक में एजेंसी वाले कार्य पढ़े थे, क्योंकि वो एक हमारा एजेंट है, क्योंकि हमारे पैसे ले रहा है, फिर हमारे कहने पर उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। भाई मैंने कह दिया कि मैम हर महीने की 1 तारीख को इतना पैसा मेरा वहां कटवा देना, इतना यहाँ काट देना, यहाँ इतना काट देना, मतलब मेरे बिहाफ पे वो खुद ही काम कर रहा है, मतलब एक एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो अब जब जैसे हमारा बैंकर, हमारा एजेंट, हमारा सलाहकार ये बैंक होते हैं, उसी प्रकार से जो सरकारें हैं हमारी, केंद्र सरकार और हमारे देश की राज्य सरकारों को भी तो बैंकर की आवश्यकता है, क्योंकि हमसे ज्यादा तो पैसों की जरूरत उनको है देश के विकास के लिए, हमसे ज्यादा तो सलाह की जरूरत उनको है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं तो उनको ज्यादा जरूरत है। तो अब उनका बैंकर कौन होगा, ये छोटे मोटे बैंक नहीं होंगे, केंद्रीय बैंक। उनका बैंकर कौन है, केंद्रीय बैंक। केंद्र सरकार का खाता भी वहां पर है और सभी राज्य सरकारों का भी खाता वहां पर है। समय समय पर केंद्रीय बैंक जब भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनसे सलाह लेना चाहेंगे वो सलाह भी देंगे और एजेंट वाला काम भी करेंगे। आर्थिक विकास हेतु नीति निर्माण में सलाहकार का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से धन जमा करता है एवं जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से भुगतान भी करता है। आर्थिक विकास हेतु नीति निर्माण का काम करता है। देखो, अब मैंने आपको कहा ना कि आर्थिक विकास के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों बैठ करके योजना बनाती है कि हाँ भैया, क्योंकि मुद्रा और बैंकिंग सिस्टम का जितना नॉलेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, केंद्रीय बैंक को उतना सरकार को नहीं है, और जितना देश की पॉलिटिकल स्थिति को सरकार समझती है उतना केंद्रीय बैंक नहीं समझता। दोनों बैठ करके प्लानिंग करते हैं कि हाँ साहब अब आगे देश के लिए ऐसा होना चाहिए। तो देश की नीति निर्माण के लिए सलाहकार का काम करता है। देखिए,
यहाँ पे केंद्रीय बैंक सलाह ही दे सकता है सरकार को, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी हुई है और लोकतांत्रिक देश में चुने हुए लोगों से बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है, जनता से बड़ा कोई भी नहीं है और उस जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो चुने हुए लोग कर रहे हैं। तो फाइनल डिसीजन तो जो लेगी वो तो सरकार ही लेगी। तो केंद्रीय बैंक का काम क्या है? सलाह देने का काम है और सरकार की ओर से वो धन भी जमा करता है। मैंने भी कहा कि केंद्र सरकार का खाता होता है केंद्रीय बैंक में। तो अब केंद्रीय बैंक केंद्रीय सरकार जब भी चाहेगी केंद्रीय बैंक में पैसा जमा करा सकती है। राज्य सरकारों का भी खाता होता है तो राज्य सरकार भी जमा करा सकती है और सरकार की तरफ से वह भुगतान भी करता है। जैसे मेरा बैंक मेरे लिए काम करता है कि भाई मैं जब पैसा जमा कराता हूं जमा भी करता है और मेरे कहने पे किसी को भुगतान करता है तो वो भी करता है। उसी प्रकार से सरकारों का खाता केंद्रीय बैंक में है तो केंद्रीय बैंक सरकार का पैसा जमा भी करता है और उनके कहने पे भुगतान भी करता है। भारत में इसी प्रकार रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में सरकार के सलाहकार की भूमिका अदा करता है। देश की मौद्रिक नीति की घोषणा इसी प्रयोजन हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर की जाती है। तो जो देश की मौद्रिक नीति होती है, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाएगा बेटा? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाएगा। तो मौद्रिक नीति की घोषणा इसी प्रयोजन हेतु केंद्रीय बैंक समय समय पर करता रहता है। तो जो उनकी मौद्रिक नीति रहती है, अब इस मौद्रिक नीति में काफी चीजें आ जाती हैं कि बैंक रेट क्या होगी, CRR, SLR, LRR, ये सब जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उनके समय समय पर केंद्रीय बैंक बताता रहता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक। आपने कक्षा 11 में अर्थशास्त्र में एक अध्याय पढ़ा होगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उसमें हमने ये पढ़ा था कि 1991 में आकर करके भारत सरकार ने अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज करा और LPG पॉलिसी लेकर करके आई। और उस LPG पॉलिसी में ये था कि बाहर से कंपनियों को इन्वाइट करा गया कि भैया कंपनियां यहाँ पर आए, निवेश करें। क्यों? क्योंकि उससे पहले भारत में बंद अर्थव्यवस्था थी, बाहर से कंपनियां आकर के निवेश नहीं कर सकती थी, हम ज्यादा आयात निर्यात नहीं करा करते थे। तो हमारे पास क्या हो गया, जो डॉलर है या जो विदेशी करेंसी है उसकी कमी हो गई थी। और अगर हमें कहीं पर भी हम किसी से कोई सामान मंगवाते हैं विदेशों से तो हमें जो पेमेंट करना होता था वो डॉलर का ही करना पड़ता था। अब हम मंगवा रहे हैं तब पेमेंट तो डॉलर से कर रहे हैं, परंतु हम इतना सक्षम नहीं थे कि हम दुनिया को बेचे और डॉलर ले। हमने बाहर से कंपनियों के आने पर रोक लगा दी। अगर वो कंपनियां आती तो डॉलर लाती, हमें जमा कराती यहाँ पर कि फिर अपने कंपनी काम करवाती। तो हमारे पास डॉलर नहीं था, हमारे पास हमारे जो कर्जा है वे अंतर्राष्ट्रीय कर्जा है उसको चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पैसा नहीं था। तो इसलिए सरकार ने अपनी नीतियों को परिवर्तित करा और फिर बाहर से कंपनियां इन्वेस्ट करने भारत आई, वो डॉलर लेकर के आए तो हमारे पास क्या हुआ, बाहर से पैसा आया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आज मैं अमेरिका में काम करता हूं, तो मेरे पास डॉलर आया और मैं इंडिया भेजूंगा, मेरी फैमिली रहती है, तो वो डॉलर कहाँ है? बैंक में जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा। तो ये जितनी भी जो विदेशी करेंसियां होती हैं, चाहे कोई सी भी करेंसी, उनको संरक्षक, उनको संभाल कर रखने वाला कौन है? केंद्रीय बैंक है। वो केंद्रीय बैंक के पास ही जाएगी, किसी दूसरे बैंक के पास नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक केंद्रीय बैंक देश के लिए विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है। तो जो भी विदेशी विनिमय मतलब जो विदेशों में आदान प्रदान करने का जो माध्यम है, जो कि वहां की करेंसी है, उसका संरक्षण होगा, उसको यहाँ पे देश में संभाल करके रखेगा। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को जमा करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से अदायगी भी करता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा, अब अलग अलग सोर्सेज से उसको विदेशी मुद्रा मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई बाहर से कंपनी आई जिसको हमने FDI कहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर से कंपनी आई, अब उसको अपनी यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है तो उसको मजदूरों से काम करवाना है। अब वो मजदूर तो डॉलर तो लेंगे नहीं, या जो बाहर से यूरोप से कंपनी आई है, जापान से कंपनी आई है, तो वो अपनी करेंसी लेकर के आएगी। वो तो यहाँ का मजदूर लेगा नहीं, उसको तो रुपया चाहिए। तो ये क्या करेंगे, जो कंपनी आई है वो पहले उस डॉलर को, उस करेंसी को रुपये में चेंज कराएगी। इस प्रकार से आपको मिल सकता है। इसके अलावा कोई अगर इंडियन व्यक्ति जो है, जो बाहर काम कर रहा है, वो अगर इंडिया में पैसा भेजता हो, उससे आ सकता है। इसके अलावा अगर सरकार विदेश से कर्जा लेती है, सरकार अगर विदेश से कर्जा लेती है तो वो विदेश से जो कर्जा मिलेगा तो वो कर्जा भी कौन सी फॉर्म में मिलेगा, उसी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में मिलेगा। तो वो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी भी यहाँ पर आएगी। तो अलग अलग प्रकारों से जैसे भी इनको मुद्रा प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, उसको संभाल करके रखते हैं। इसके अलावा कोई फॉरेन से घूमने आ रहा है, अब कोई फॉरेनर जो घूमने आ रहा है उसके पास तो वहां की मुद्रा है। जैसे मान लीजिए अगर आज अमेरिका से कोई घूमने आया तो उसके पास तो डॉलर है, उसके पास रुपया थोड़ी है, तो यहाँ पर आकर के क्या करेगा, उस डॉलर को चेंज करवाएगा। तो अलग अलग सोर्सेज से क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो जो फॉरेन करेंसी है वो मिलती है और उसको वो अपने पास संभाल करके रखता है। देखिए, अब चेंज करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास डॉलर है तो मैं सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाऊंगा। काफी बैंकों में सुविधा होती है कि वो हम चेंज करवा सकते हैं। काफी ऐसे
एक्सचेंज बैंक्स बने हुए हैं जहां हम हमारी जो इंटरनेशनल करेंसी उसको चेंज करवा सकते हैं, परंतु ये फाइनली जो घूम फिर करके जाएगा वो केंद्रीय बैंक के पास जाएगा, सारा का सारा केंद्रीय बैंक के पास जाएगा और केंद्रीय बैंक फिर उसको संभाल करके रखता है। तो विदेशी मुद्रा को जमा भी करता है और सरकार के कहने पे सरकार की तरफ से भुगतान भी करता है, अदायगी भी करता है, मतलब सरकार जब कहती है वो देता भी है कि हाँ भाई हमने इतना क्या करा है, आयात करा है, उसके लिए ये वाली करेंसी निकाल करके आप दीजिए। ये मैंने आपको मुंबई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिस की एक तस्वीर दिखाई है। विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जिसके लिए अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू जो मुद्रा है उसकी विनिमय दर को स्थिर बनाए। विनिमय दर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट, आदान प्रदान करने की रेट। जैसे अभी मैंने कहा कि आज हाल फिलहाल $1 80 रुपए के आसपास चल रहा है, मतलब अगर मुझे $1 लेना है तो मुझे 80 रुपए देने होंगे। ओके, $1 लेना है तो मुझे 80 रुपए देने होंगे। तो ये क्या हो, स्थिर बना रहे। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत अच्छा नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, जैसे 85, 90, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंडिया का जो रुपया है वो गिर रहा है। आपने न्यूज में भी बहुत सी बार सुना होगा कि इंडिया का रुपया गिर रहा है, इंडिया का रुपया गिर रहा है। गिरने का मतलब क्या है कि हमें $1 के बदले में ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, हमें $1 के बदले में ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। जब ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है मतलब उस करेंसी में पावर कम है, और पावर कम है मतलब वो डाउन जा रहा है, तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का रुपया गिर रहा है। और अगर यही ऐसा मान लो कि $1 पहले 80, फिर 75, फिर 70, फिर 50, फिर 45, इससे हम क्या कहेंगे कि भारत का जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब $1 के प्रति हमें कम रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है, हम कम देना पड़ रहा है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम इसी किताब के आखिरी के अध्यायों में जानेंगे, बड़े विस्तार से जानेंगे। अब इस विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना मतलब ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ये जो बनाने का काम करती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ये दो प्रकार से करा जा सकता है। एक होता है बेटा अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। और एक होता है बेटा अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या अधिमूल्यन का अर्थ यह होगा कि विश्व में किस प्रकार से डिमांड चल रही है। अगर विश्व में रुपये की डिमांड ज्यादा है तो हो सकता है कि रुपया मजबूत बन जाए, ठीक है। डॉलर की ज्यादा है तो डॉलर की मजबूत होगा। इसमें देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती। अधिमूल्यन में देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये पूरे विदेशी मार्केट पर निर्भर करता है, उसमें देश की सरकार का कोई भी रोल नहीं है। अवमूल्यन क्या होता है? कभी कभार देश की सरकार, अपने देश की सरकार अपने रुपये को कमजोर कर देती है, खुद उसकी वैल्यू गिरा देती है। ऐसा कब हुआ था? जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। वो 1966-67 में प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनते उन्होंने अवमूल्यन कर दिया अपनी मुद्रा का, भारत की मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। मतलब जहां पर पहले $1 के लिए 5 रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए 7 रुपए देने को लिखा है। ऐसा क्यों करा क्या सरकार ने? सरकार ने ऐसा इसलिए करा कि अगर मान लीजिए कोई बाहर से कोई कंपनी आ रही है, ठीक है, अब वो ये सोचेगी यार पहले अगर मैं इंडिया में $100 लगाता तो मुझे 500 रुपए मिलते, परंतु आज तो इंडिया की सरकार कह रही है $100 लगाओ 700 रुपए ले, मतलब 200 रुपए क्या है, ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये विदेशी मुद्रा को भारत की तरफ लाने का मैसेज सरकार ने दिया कि नहीं नहीं आप विदेशी मुद्रा लेकर क्या हो, यहाँ पे हम ज्यादा एक्सचेंज में देंगे। तो ये ज्यादा एक्सचेंज के चक्कर में कभी बार सरकार ऐसा करती है, वो सरकार की नीतियां होती है। देखिए सरकार हमसे ज्यादा बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बैठी है, बड़े नॉलेजेबल लोगों के साथ बैठी रहती है, तो उनको पता है कि देश के लिए निर्णय क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो अवमूल्यन और अधिमूल्यन और पूरे डिटेल में भी इनको हम आगे चैप्टर्स में समझेंगे। अंतिम ऋणदाता। देखिए भैया आज मेरा खाता मेरे बैंक में है, तो पहले तो जनरली हम क्या करते हैं, जब उधार लेना होता है, छोटा मोटा उधार होता है, तो रिश्तेदारों से ले लेते हैं, दोस्तों से ले लेते हैं, कोई आसपास में कोई बड़ा व्यापारी हो उनसे ले लेते हैं। पर जब कहीं से नहीं मिलते तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे बैंक के पास जाते हैं और बैंक को कहते हैं सर मैम मुझे लोन चाहिए, इतना इतना लोन चाहिए। वो एक प्रक्रिया के तहत हमें लोन दे देते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। परंतु अब आप कभी ऐसी कंडीशन सोचो कि ये जितने बैंक आपको दिख रहे हैं, इन बैंकों को कभी लोन की जरूरत पड़े तो, उनको कभी एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़े तो इनको वो एक्स्ट्रा पैसा कौन देगा? हाँ, कौन देगा? केंद्रीय बैंक देगा। शाबाश। क्यों? क्योंकि इन सब का खाता तो वही है। जैसे जब मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला तो मैं मेरे बैंक के पास चला गया, प्लीज यार थोड़ा सा लोन दीजिए। तो अब इन बैंकों को जब कहीं पैसा नहीं मिल रहा है तो ये कहां जाएंगे? केंद्रीय बैंक के पास जाएंगे। तो अंतिम ऋणदाता है, इन बैंकों को ऋण देने वाला आखिरी व्यक्ति है, यही केंद्रीय बैंक ही ऋण दे सकता है। अंतिम दाता यही है और कोई नहीं है। तो अंतिम ऋणदाता कौन है? केंद्रीय बैंक है।
केंद्रीय बैंक देश का शीर्षस्थ बैंक होने के साथ साथ अपने अधीनस्थ बैंकों का मतलब है जो उसके नीचे है, उसके सबऑर्डिनेट है, मतलब सारे बैंक उसके नीचे है तो उनको सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ बैंक कहा गया है, के लिए वित्तीय संकट की स्थिति में अंतिम ऋणदाता की भूमिका भी अदा करता है। कभी कभार बैंकों के पास बिल्कुल पैसा खत्म हो जाता है या कम पड़ जाता है तो उस वित्तीय संकट की स्थिति में क्या करता है, केंद्रीय बैंक अपने बैंकों को पैसा देता है। अधीनस्थ बैंकों को उनकी प्रतिभूतियां, उनकी सिक्योरिटीज, जैसे हम जब उधार लेने जाते हैं तो कुछ जमा कराते हैं तो वो भी कुछ अपनी सिक्योरिटी जमा कराते हैं और उसके बदले में उनको ऋण उपलब्ध करवा दिया जाता है। लास्ट है केंद्रीय समाशोधन। समाशोधन का मतलब होता है सेटलमेंट। अब देखिए, अब इतने सारे बैंक हैं, अब कभी दो बैंकों के बीच में सेटलमेंट करवाना हो तो वो केंद्रीय बैंक के पास चले जाते हैं। अब केंद्रीय बैंक क्या करता है, अच्छा कितना तू इससे इतना मांगता है, इतना, चल रुक जा, तो पैसा कैंसिल करो, मैं इतना ट्रांसफर करता हूँ, बराबर कर दिया। मतलब सेटल, मामले को जो सेटल करवाने का काम होता है वो भी इनका होता है। दो बैंकों के बीच में कोई विवाद हो गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, वित्तीय संकट आ गया, उसको सेटल करने का जो काम है वो किसका है, केंद्रीय बैंक का है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक होने के कारण अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए समाशोधन बैंक का भी कार्य करता है। तो उनके सारे पैसों का हिसाब किताब रखने के साथ साथ वो समाशोधन बैंक का भी कार्य करता है, मतलब सेटलमेंट करने का भी काम करता है। व्यापारिक बैंकों के आपसी लेन देन इत्यादि का समाशोधन केंद्रीय बैंक के माध्यम से बिना नगद राशि का भुगतान किए खातों के माध्यम से ही हो जाता है। अब देखो, सबका खाता तो केंद्रीय बैंक में है, तो बोले अच्छा तुम इतना इतना मांगते हो, चलो भाई इतना मैं तेरे वाले से इसके में ट्रांसफर कर देता हूँ, बात खत्म, सेटल कर दिया मामला ही सेटल हो गया ना, बस बात खत्म। ये बिल्कुल आप एक ऐसा समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आप दो भाई हैं, ठीक है, या आप दो भाई बहन है, जैसे ये सिस्टर है, सिस्टर बड़ी है और ब्रदर छोटा है, ठीक है, और हम ये मान करके चलते हैं कि जो हमारे फादर मदर है वो हमें हर महीने 500 रुपये पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, हर महीने 500 रुपये पॉकेट मनी, 500 दीदी को दी, 500 मुझे दी, फिर 500 दीदी को दी, फिर 500 मुझे दी। अब एक बार ऐसा हो गया कि मतलब जो भाई है उसको 200 रुपये की आवश्यकता पड़ गई, तो उसने दीदी को बोला दीदी आप मुझे 200 रुपये दे दो, मैं आपको दे दूंगा। भैया ठीक है, दीदी बोला ले भाई 200 रुपये ले। एक महीना निकला, 2 महीना निकला, भाई तो दे ही नहीं रहा, नहीं दीदी अभी नहीं, बाद में दे दूंगा, दीदी अभी तो है ही नहीं, बाद में दे दूंगा। बोले अच्छा। तो फिर इस बार जब महीने की स्टार्टिंग आई और पापा मम्मी पैसे दे रहे थे 500 रुपये, तो दीदी ने बोल दिया नहीं 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 पापा इसको 500 मत दो, मैं इसके 200 रुपये मांगती हूँ, दे ही नहीं रहा, 2 महीने हो गए, खा करके बैठ गया, चोर कहीं का, गद्दार है, 200 रुपये खा गया मेरा। तो पापा बोलते लड़ मत बेटा, लड़ मत, कितने मांगती तू, 200 मांगती, ये ले इसके में से 200 रुपये ले, 300 ले, देता तो है नहीं पैसे, टाइम हेट। तो वो क्या कर दिया, मामला सेटल कर दिया, मामला सेटल कर दिया, ना उससे दिलवाया ना इसको लुभाया, बोले ये ले, इसके वाले में से मैं 200 कट करके दे देता हूँ। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर केंद्रीय बैंक कर रहा है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि स्थानांतरित करने के में भी माध्यम है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके लिए राशि जो अमाउंट है वो भी ट्रांसफर करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक भुगतानों एवं राशि स्थानांतरण हेतु केंद्रीय समाशोधन का माध्यम है। तो भुगतान करने के लिए और राशि को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए बड़ा सेटलमेंट के रूप में ये काम कर रहा है। ओके, इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया है। आपको केंद्रीय बैंक के कार्य कैसे लगे और आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को बढ़ाते रहिए, हर वंचित तक इस चैनल को पहुंचाइए। जिन बच्चों को एजुकेशन चाहिए आर्ट्स में परंतु उनको नहीं मिल पा रही है, उन तक इस चैनल को पहुंचाइए। और लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको सभी सूचनाएं मिल जाए, कब नया अध्याय शुरू हो रहा है, कब सर स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहे हैं, आज का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।